Hi everyone, this is Dr. Chavika. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. बच्चों आपने देखा ही होगा कि टाइम टू टाइम हमारे कंट्री में इतने सारे लॉ बनते हैं और लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी सी होती है कि लॉ बनते कैसे हैं। ये तो सबने सुना है कि हाँ भाई लॉ बन गया, अब ये लॉ पास हो गया, लेकिन इन लॉ को कैसे बनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है तो फिर वो कैसे होता है। तो ये जो लॉ बनते हैं आज मैं वही प्रोसीजर बताऊंगी कि लॉ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इंटरेस्टिंग भी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या आपके एकेडमिक कोर्सेज होते हैं उसमें अगर आपके सिलेबस में ये है तो ये क्वेश्चन जो है 100% जो है आपसे पूछा जाता है। और एज ए सिटीजन भी हमें पता होना चाहिए कि लॉ कैसे बनते हैं। जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आप किसी को भी एक फिंगर के उस पर बता सकते हैं कि लॉ कैसे बनता है और सब कहेंगे ओहो दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, इसे तो पूरा प्रोसीजर पता है। क्योंकि नॉर्मली सबको लॉ तो पता है लेकिन लॉ कैसे बनता है ये किसी को नहीं पता। तो टुडे आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन दिस टॉपिक। तो जब हमारा लॉ बनता है सबसे पहले एक प्रपोजल बनता है। देखिए कोई भी चीज़ बनाओगे आप प्रपोजल तो बनाओगे ना, उसके प्रो एंड कॉन्स भी देखोगे, उसकी मेरिट और डीमेरिट भी देखोगे। फिर आप कोशिश यही करती हो कि उसमें कोई भी डीमेरिट ना हो और जिस पर्पस के लिए हम बनाना चाह रहे हैं वो पर्पस पूरा उसमें फुलफिल होना चाहिए, तभी हम लॉ बनाएं। तो हम शुरू में एक प्रपोजल बनाते हैं। इस प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रपोजल को? बिल। तो यहाँ पे हम वर्ड जो है प्रपोजल यूज नहीं करते बल्कि वर्ड यूज करते हैं बिल। तो ये बिल पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस से गुजरता है, राज्यसभा और लोकसभा। इनसे गुजरने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए जाता है और जैसे ही प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट करता है तो जो हमारा ये बिल होता है ये क्या बन जाता है? लॉ। तो बिल से लॉ बनने के बीच में हमारे 3 जगह से गुजरता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका प्रेसिडेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस किस हाउस में कैसे कैसे जो है ये चलता है। तो आपको अब मैं इसको बताने से पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बिल कितने तरह के होते हैं। क्योंकि अगर हम ये प्रोसीजर देख रहे हैं बिल से लॉ कैसे बनता है तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बिल कितने टाइप के होते हैं। देखिए बिल जो है आपके 4 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और एक आपका हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो 4 टाइप के हो गए। कौन कौन से हुआ? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो इन चारों को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ऑर्डिनरी बिल ना बता के मैं आपको बताऊंगी मनी बिल। क्योंकि अगर आपको मनी बिल क्लियर है तो ये तीनों बिल अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आर्टिकल 110(1) में बताया गया है कि मनी बिल होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी कुछ कैटेगरी उन्होंने बताई है कि अगर इन कैटेगरी में फॉल होता है कोई बिल तो वो आपका जो है मनी बिल कहलाएगा। तो वो कैटेगरी कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी टैक्स लगाया जाता है, इम्पोज होता है, एबोलिशन होता है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन होता है या रेगुलेशन होता है तो इस तरह के मैटर से रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो मनी बिल की डेफिनेशन में आता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बोरोइंग कर रही है या फिर गारंटी दे रही है तो वो भी आपका मनी बिल में होता है। या फिर आपको पता ही है गवर्नमेंट इंडिया के पास एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। अगर उस फंड में से आप कोई पैसा निकालते हैं या उसमें कोई पैसे की रिसिप्ट होती है या उस फंड में से आप कोई खर्चा करते हैं या कोई एप्रोप्रिएशन करते हैं तो ये सब मैटर भी आपके मनी बिल में आता है। या कोई ऐसा मैटर है जो मैंने अभी अभी कैटेगरी बताई है उनसे इंसिडेंटली जो है वो लिंक करता है तो भी वो आपका क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाएगा। तो मनी बिल आपको क्लियर हो गया कि मनी बिल में जो होता है आर्टिकल 110(1) में जो भी कैटेगरी बताई गई है अगर उन कैटेगरी में फॉल करता है तो ये मनी बिल कहलाता है। अब मनी बिल में आपको किसका फाइनल डिसीजन होता है? अगर कभी कंफ्यूजन होता है कि ये बिल मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है, तो इसमें स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। तो इसीलिए जब बिल दूसरे हाउस पे जाता है या प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए जाता है तो उसमें एक इंडोर्समेंट होता है स्पीकर का कि ये जो है आपका मनी बिल है। और मनी बिल के साथ एक और स्पेशल फीचर ऐड होता है कि मनी बिल जो है
सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ये प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के साथ ही इंट्रोड्यूस होता है। तो मनी बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग से पूछा जाता है। तो अब आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि मनी बिल क्या है। 110 में जो कैटेगरी है, अगर इन मैटर में आता है तो ये मनी बिल होता है। और जब भी बिल को हम दूसरे हाउस में भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो स्पीकर का उस पर एक इंडोर्समेंट लगा होता है कि ये मनी बिल है। और थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और इस पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। अब आपका आता है फाइनेंशियल बिल। देखिए, मैंने जो कैटेगरी बताई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110, तो अगर उन कैटेगरी में कोई बिल है वो तो मनी बिल कहलाएगा, लेकिन उन कैटेगरी से अलावा कोई बिल है और वो फाइनेंस से रिलेट करता है तो वो फिर आपका फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका? अब है आपको ऑर्डिनरी बिल। अब जो बिल ना तो मनी बिल है ना फाइनेंशियल बिल है, वो आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी बिल। तब आप तीनों में आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मनी बिल आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, इसे अच्छे से बताएंगे। ऑर्डिनरी बिल क्या बताएंगे? जो ना मनी बिल है ना फाइनेंशियल बिल है। और फाइनेंशियल बिल कैसा कहलाएगा? जो फाइनेंस से रिलेट करते हैं लेकिन जो मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आते। तो इस तरह से हमारे ये बिल हो गए ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। और फोर्थ मैंने आपको और बताया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को हम अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो बिल होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। अब मैं आपको इसका जो है प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरीके से जो है इसका प्रोसीजर होता है। तो अब हम ये सेकंड स्लाइड पे जाएंगे, इसमें कि कैसे बिल पास होता है। देखिए, बिल सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। तो ऑर्डिनरी बिल सबसे पहले किसी भी हाउस में हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, या हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो हम इसे किसी भी हाउस में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये राज्यसभा भी हो सकती है और लोकसभा भी हो सकती है। तो अगर हमने इसे फर्स्ट हाउस भी, इसीलिए हमने यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं लिखा, सिर्फ फर्स्ट हाउस लिखा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। अब जब ये फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर इसको 3 स्टेजेस से गुजरता है। उन स्टेजेस को हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो किसी भी हाउस में बिल जो है 3 स्टेजेस से पास होता है, जिन स्टेजेस को हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? सिर्फ बिल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हाउस का कोई भी मेंबर या कोई भी मिनिस्टर इसको जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले इसे जो है हाउस को एडवांस में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। उस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फिर हाउस उसकी परमिशन देता है। परमिशन मिलने के बाद हाउस का जो मिनिस्टर या मेंबर जो इसको प्रेजेंट कर रहा है वो इसे प्रेजेंट करता है, और प्रेजेंट जब वो कर रहा होता है तो वो उसकी पूरी हेडिंग बताता है, उसका नाम बताता है बिल का, उसका क्या पर्पस है ये बताता है, और इस वक्त इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। अब जब ये प्रेजेंट हो जाता है तो फिर ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाता है बिना फर्स्ट रीडिंग की, तो फिर हमें फर्स्ट रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें इंट्रोड्यूस की इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फर्स्ट रीडिंग के बाद ये आता है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर इस बिल का क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। एक एक चीज़ पे, एक एक वर्ड पे, एक एक क्लॉज पे प्रॉपर डिस्कशन होता है, क्योंकि ये बिल अब लॉ बनने वाला है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो उस बिल का पर्पस है वो लॉ बनने के बाद पूरी तरह से जो है फुलफिल होना चाहिए। तो इसलिए हम इसका डिटेल डेलिब्रेशन करते हैं, और डिटेल डेलिब्रेशन के बाद क्लॉज बाय क्लॉज का डिस्कशन करते हैं सभी मेंबर, और देखते हैं कि इसमें क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, क्या अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। फिर ये होने के बाद ये किस पे पहुंच जाता है? थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में इसमें कोई अब लॉन्ग डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना डेलिब्रेशन आपका सेकेंड रीडिंग में हो चुका है। इसमें सिर्फ एक ब्रीफ जनरल डिस्कशन होता है। इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमें इस बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, सिर्फ ये डिसीजन लिया जाता है। अब जब इस पर डिसीजन हो जाता है कि हम इसे एक्सेप्ट करना है, तो फिर ये अब सेकेंड हाउस में चला जाता है। ऑर्डिनरी बिल में अगर ये लोकसभा था फर्स्ट हाउस, तो ये राज्यसभा होगी। अगर फर्स्ट हाउस राज्यसभा थी तो हमारा सेकेंड हाउस क्या होगी? लोकसभा होगी। अब इस सेकेंड हाउस में भी अगेन दोबारा से 3 रीडिंग में से गुजरता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग।
फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, सेकेंड रीडिंग में डिटेल डिस्कशन होता है और थर्ड रीडिंग में इस पर डिसीजन लिया जाता है। अब इस डिसीजन में वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो कुछ रिकमेंडेशन के साथ इसे पहले हाउस को वापस भी कर सकते हैं और वो इसे विदहोल्ड भी कर सकते हैं। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, लेकिन अगर ये रिकमेंडेशन के साथ फर्स्ट हाउस में जाता है तो फर्स्ट हाउस की देखती है कि इसे रिकमेंडेशन पूरा भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर ये इसे विदहोल्ड कर लेता है और 6 महीने हो जाते हैं तो फिर एक तरीके से डेडलॉक हो जाता है, क्योंकि ना तो वो फाइल मूव हो रही है सेकेंड हाउस से, ना वो प्रेसिडेंट के पास जा रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इस डेडलॉक से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न किया है जॉइंट सिटिंग का, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने दी है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को ये राइट होता है कि अगर सेकेंड हाउस इसे रोक लेता है और इसको ना तो एक्सेप्ट करता है ना रिकमेंडेशन के साथ भेजता है और 6 महीने हो जाते हैं तो फिर वो जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। लेकिन जॉइंट सेशन बुलाने से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो फिर वो जॉइंट सेशन नहीं बुला पाएगी। लेकिन अगर वो लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले ही जॉइंट सेशन का नोटिस भेज देता है तो फिर वो जॉइंट सेशन बुला सकता है प्रेसिडेंट। और जॉइंट सेशन में जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं और जो वोटिंग करते हैं उनकी मेजॉरिटी से अगर ये पास हो जाता है तो माना जाता है कि ये दोनों हाउस से जो है पास हो। क्लियर हो गया? अब ये फर्स्ट हाउस से भी हो गया, सेकंड से भी हो गया। अगर डेडलॉक हो जाता है तो हमने बताया फिर ये जॉइंट सिटिंग से भी पास कैसे होता है। उसके बाद फिर ये थर्ड नंबर पे प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए पहुंचता है। अब प्रेसिडेंट इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसे विदहोल्ड भी कर सकता है और कुछ रिकमेंडेशन के लिए रिकंसिडरेशन के लिए दोनों हाउस पे भेज भी सकता है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो तभी ये बिल जो है लॉ बन जाता है। अगर ये रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो अगर वो रिकंसिडर कर लेती है इसको और या नहीं भी करती है, फिर वो दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो फिर प्रेसिडेंट को इसे एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ना तो एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है तो इसे विदहोल्ड कर लेता है। विदहोल्ड का मतलब है कि वो इसे रिजेक्ट करना चाह रहा है, तो उस पर ये वीटो पावर होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये वीटो पावर प्रेसिडेंट नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वीटो पावर उसे कैबिनेट की रिकमेंडेशन के बाद ही कर सकता है। और कैबिनेट लोकसभा ने तो खुद ही उस बिल को आगे मूव किया है, तो लोकसभा कभी भी नहीं चाहेगी जिस बिल को वो खुद मूव कर रही है उसको वहाँ पे प्रेसिडेंट को वो रिकमेंड करे वीटो पावर के लिए। तो इसलिए प्रैक्टिकल ये वीटो पावर बहुत ही कम एक्सरसाइज हो जाती है, तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्टेंस देनी ही पड़ती है। वो इसे थोड़ा डिले तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, और जैसे ही प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस होती है तो हमारा ऑर्डिनरी बिल अब जो है क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट हाउस से, फिर सेकेंड हाउस से, और दोनों हाउस में अलग अलग 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और उसके बाद प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के बाद ये क्या होता है, लॉ बन जाता है। ये तो मैंने बताया ऑर्डिनरी बिल का। अब मैं आपको बताती हूँ मनी बिल का क्या होता है। मनी बिल का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस एक डिफरेंस होता है कि इसका इनिशिएशन हमेशा लोकसभा में किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल में तो फर्स्ट हाउस राज्यसभा भी हो सकती है, लोकसभा भी हो सकती है, लेकिन मनी बिल में ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद किया जा सकता है। लेकिन अगर टैक्स को जो है कम करना है या कर्टेल करना है या एबोलिशन करना है तो उस केस में हमें प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले ये लोकसभा में प्रेजेंट होगा, फिर जैसे ऑर्डिनरी बिल 3 रीडिंग से गुजरता है उसी तरह से मनी बिल भी गुजरेगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन होगा बिल का, सेकेंड में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा और थर्ड रीडिंग में देखा जाएगा कि इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। फिर ये अब हम इसे सेकेंड हाउस नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि ये सीधा राज्यसभा में जाएगा, क्योंकि पहले लोकसभा में ये जा चुका है। अब राज्यसभा को 14 डेज में इसे एक्सेप्ट करना है या फिर अपने इसे रिकमेंडेशन के साथ भेजना है। एक्सेप्ट कर लेती है तो माना जाता है दोनों हाउस से एक्सेप्ट हो गया। अगर ये रिकंसिडरेशन के लिए भेजती है 14 डेज के अंदर तो ये लोकसभा के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो रिकंसिडर करे या नहीं करे। अगर वो उसके अमेंडमेंट को अप्लाई नहीं करती है तो माना जाएगा ये दोनों हाउस से पास हो गया। लेकिन अगर ये 14 डेज में रिटर्न नहीं करती है तो भी माना जाएगा दोनों हाउस से पास हो गया। अब दोनों हाउस से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए भेजता है। प्रेसिडेंट को जो है मनी बिल को एक्सेप्ट ही करना होता है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो जो है क्या बन जाती है, आपका लॉ बन जाती है। तो इस तरीके से देखा कि हम जो प्रपोजल बनाते हैं जिसे हम एक्चुअली में बिल कहते हैं,
कैसे वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से होता हुआ जो है फिर लॉ बन जाता है। तो अब आपको लगा होगा कि कितना ईजी है और आप आराम से इस पर किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बिल से लॉ बनने की जर्नी आपकी कैसे होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि नॉलेज को जितना शेयर करते हैं उतनी ही लोगों को पता चलती है। और इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको नई नई वीडियो बना के जो है अपलोड करूँ। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसमें जो बेल का आइकन आता है उसे हिट जरूर करिए। उससे क्या है कि आपको जैसे ही मेरी नई वीडियो आएंगी वो अपडेट होती चली जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।